नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। और लाल किताब 1941 पे जो हमारी कमेंट्री चल रही है उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 1941 बुध खाना नंबर 2 पेज 133 पे आज मैं अपना व्याख्यान देता हूँ। तो इसमें खाना नंबर 2 जैसे हमें पता ही है कि खाना नंबर 2 का जो मकान का जो मालिक है वो शुक्र है और बृहस्पति का वो पक्का घर है। तो क्या लिखा है, जो पहली लाइनों में हमेशा बुद्ध की आशा लिखी होती है, जैसे लाल किताब 1941 में चल रहा है। तो क्या लिखा हुआ है पहली लाइन में? खड़ा अंडा, अंडा जो खड़ा हो। तो अंडा खड़ा का क्या मतलब ले सकते हैं? खड़ा अंडा का एग्जैक्टली क्या मतलब हो सकता है? तो खड़ा अंडे के बहुत सारे मतलब होते हैं। यहाँ पे बुध खाना नंबर 2 में है और बुध जो है शुक्र की और बृहस्पति की दोनों के बीच में फंसा हुआ है। बुध क्या करता है? बुध जो है कॉपी कर लेता है, कोई भी जो बात होती है उसको वो सीख लेता है। तो यहाँ पे बुध जो है बृहस्पति को भी कॉपी कर रहा है और यहाँ पे बुध जो है शुक्र को भी कॉपी कर रहा है। बुध दोनों तरफ से, दोनों गुरुओं से, शुक्राचार्य से और गुरु से, दोनों से ही ज्ञान ले रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये बैलेंस है। एक एक ज्ञान है हमारा मेटेरियलिस्टिक, एक ज्ञान है रूहानी, स्पिरिचुअलिटी। तो ये दोनों के बीच में ये एक बैलेंस है, इसलिए इसको खड़ा अंडा बोला है, क्योंकि खड़ा अंडा एक प्रकार का बैलेंस होता है। तो दुनिया दुनियावी ज्ञान और रूहानी ज्ञान दोनों का बैलेंस है ये। यहाँ पे जो जातक होता है वो दोनों ज्ञान में बहुत स्ट्रांग होता है बुध खाना नंबर 2 में। दूसरा खड़ा अंडा का ये भी मतलब होता है कि वो सेल्फ स्टैंड है, सेल्फ स्टैंड है, उसकी किसी मदद से वो खड़ा नहीं हुआ अपने जीवन में, वो खुद अपने बलबूते पे सेल्फ स्टैंड है। तो इसलिए बुध खाना नंबर 2 में खरा अंडा का हम ये मतलब निकाल सकते हैं। लड़कों की सिफ्त की लड़की, यानी कि लड़की जो है वो लड़कों जैसे स्वभाव वाली होगी। लड़कों की सिफ्त की लड़की, बुध खाना नंबर 2 में लड़की है, बुध लड़की को ही बोलते हैं, लेकिन वो जो लड़की है उसका जो स्वभाव है वो लड़के जैसा होगा, यानी कि उसका स्वभाव जो है निडर होगा, है ना। और कामकाजी, जैसे लड़कों का स्वभाव होता है कामकाजी स्वभाव होगा, और निडर होगा, और खड़ा अंडा जैसे सेल्फ स्टैंड होगा या इंडिपेंडेंट स्वभाव होगा, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। मूंग सलाम, मूंग सलाम का मतलब मूंग साबुत है। मूंग तो आप सब जानते ही है। तो मूंग साबुत जो है बुध की आशिया है, उसको हम यहाँ पे किसी भी प्रकार से उपाय में यूज़ कर सकते हैं। कलम की निब, कलम की निब जो है यानी कि पेन की जो निब होती है वो कलम की निब है। इसका मतलब हम ये ले सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत अच्छा राइटर होता है, आज के ज़माने में ब्लॉगर होता है, ब्लॉग्स लिखने में बड़ा मशहूर होता है, किताब अच्छी लिखता है, नसीहत देने वाला होता है, एडवाइज़र होता है। तो कलम की निब के हम बहुत सारे मतलब ले सकते हैं। चौंच, जो पक्षियों की जो चोंच होती है, ये चोंच भी जो है बुध खाना नंबर 2 की आशा है। चोंच का मतलब बोलने वाला व्यक्ति। तो ऐसा बहुत अच्छा स्पीकर होता है सेकंड हाउस में और अपनी बात को मनवा सकता है, या बहुत ज़्यादा बोलने वाला, कई बार टॉकेटिव शब्द जो आता है वो भी बुध खाना नंबर 2 में हम ले सकते हैं। साली, साली तो आप जानते ही हैं कि ये जो आपकी वाइफ की बहन है उसको साली बोलते हैं। तो बुध खाना नंबर 2 में साली भी एक आशा के रूप में यहाँ बताई गई है, और ये भी हम उपायों में यूज़ कर सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, दोहे पढ़ते हैं। बुध से जब लड़की बनी घर दूजा है ससुराल का, इज्जत जहाँ दो की इकट्ठी जान और जल और माल का। यानी कि बुध खाना नंबर 2 में आके लड़की बन गई है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। घर दूजा है ससुराल का, खाना नंबर 2 ससुराल का है, ये हम जानते ही हैं। इज्जत जहाँ दो की इकट्ठी जान और जल और माल का, बिल्कुल ठीक है कि खाना नंबर 2 क्या है? एक इज्जत, इज्जत दो जनों की इज्जत है यहाँ पे, मतलब शुक्र की भी और बृहस्पति की भी। तो शुक्र का मतलब हो गया आपका ससुराल पक्ष, बृहस्पति का मतलब हो गया आपका खुद का घर का पक्ष। इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो पैटर्नल और ससुराल, खुद का पक्ष, अपना परिवार और ससुराल परिवार, तो इन दोनों की इज्जत का जो बैलेंस है वो खाना नंबर 2 में बुध का बहुत बखूबी निभाता है। इज्जत जहाँ दो की इकट्ठी, जान और जल और माल का।
अब जान और जल और माल, यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन ये है कि जो माल है, संपत्ति है, वो शुक्र है, और जो जान के रूप में माल, जानदार चीज़ें जो है वो बृहस्पति है ना। लिविंग फॉर्म्स जो है वो बृहस्पति है। मेटेरियलिस्टिक फॉर्म, जो मेटेरियल फॉर्म है एसेट के रूप में, वो शुक्र है। तो दोनों की इज्जत की बात हो रही है कि कई बार संपत्ति चली जाती है तो कई बार आदमी चले जाते हैं, तो दोनों की इज्जत की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसको हम ऐसे ब्रॉडर व्यू में हम इस तरीके से देख सकते हैं। आगे क्या लिखा, मौत गूंजे आठवें घर, पताल खाना छह ही है। 8th हाउस जो है वो हम जानते ही हैं, मौत का घर है, वो आयु का घर है। वैसे पताल खाना चाहिए, पताल खाना नंबर 6 को पताल ही बोलते हैं। 9 में तारे, 12 गाले, 9 में तारे, 9th हाउस में तारे, 12th हाउस में गाले। तारता बुध दो ही है। देखिए तारता बुध दो ही है। यहाँ 9 में तारे जो लिखा है, कुछ लोग कहते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक है, 9 में तारे ना होके 9 में मारे है। खैर दोनों बातें मुझे इसमें सही लगती हैं, तारे और मारे, क्योंकि अगर बुध खाना नंबर 9 में होता है तो वो पिता के लिए तो अच्छा नहीं होता, लेकिन संपत्ति के लिए ठीक ठाक होता है, क्योंकि 9 से बादल उठ के खाना नंबर 2 में जाते हैं जहाँ पहाड़ से टकराते हैं। ये लाल किताब का कंसेप्ट है। तो इसलिए 9 में ग्रह जो है एक पार्ट के लिए अच्छा है, एक पार्ट के लिए खराब है, तो तार भी सकता है, मार भी सकता है, दोनों बातें हैं। 12 गाले, खाना नंबर 12 में बुध खराब होता है, इसलिए गाले लिखा हुआ बिल्कुल सही है। तारता बुध दो ही है, यानी खाना नंबर 2 का बुध बहुत अच्छा माना है। ये तार देता है, पूरे परिवार को तारने वाला होता है खाना नंबर 2 बुध में। शान राजा, राग उम्दा, जब अकेला घर में हो, यानी कि अकेला अगर बुध खाना नंबर 2 में है तो राजा जैसी शान होगी। राग उम्दा, राग उम्दा का मतलब होता है उसकी बात सुनने वाले होंगे लोग, उसकी बात मानने वाले होंगे। राग का मतलब तो वैसे संगीत में जो राग है वो यहाँ पे बात बताई गई है, लेकिन इसका जो यहाँ मुझे मीनिंग लगता है वो ये है कि उसकी बात सुनने वाले, उसकी जो भी वो कथा कथा कह रहा है, राग बोल रहा है, उसकी सुनने वाले। उम्दा, उम्दा का मतलब सुनने वाले। जब अकेले घर में हो, नजर इसकी आगे आवे, सोना लोहा भस्म हो, पीछे इसके कोई ना हो, ना ही आगे ठहरता। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए कि खाना नंबर 2 के आगे और पीछे जो है सोना लोहा दोनों भस्म हो जाते हैं, ये बात लिखी है। देखिए, नजर इसकी आगे आवे, सोना लोहा भस्म हो, पीछे उसके कोई पीछे उसके हो ना कोई, ना ही आगे ठहरता। पीछे उसके हो ना कोई, ना ही आगे ठहरता, यानी पीछे भी कोई नहीं ठहरता, आगे भी कोई नहीं ठहरता। तो यहाँ पीछे और आगे कौन है? तो देखिए, जो खाना नंबर 2 है वो 6, 8 और 12 से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जब नज़र की बात हो रही है तो आगे तो खाना नंबर 6 है और पीछे खाना नंबर 8 है, ये इसके अंदर एक इंडिकेशन भी दिया है यहाँ पे। और सोना लोहा भस्म हो, सोना लोहा भस्म का मतलब सोना यानी बृहस्पति, लोहा मतलब शनि। तो अगर शनि और बृहस्पति 6, 8 में होंगे तो ये भस्म हो जाएंगे। भस्म होने का मतलब इनकी आशियाँ खत्म हो जाएंगी। तो सोना लोहा जैसे है, लोहा का मतलब शनि, शनि का मतलब चाचा वगैरह, ये सब जो है वो बहुत कष्ट पाएंगे। सोना का मतलब बृहस्पति, बृहस्पति का मतलब पिता, तो पिता वगैरह भी बहुत कष्ट में रहेंगे। खाना नंबर 2, और अगर खाना नंबर 2 में बुध है और खाना नंबर 6 या 8 में बृहस्पति या शनि हो तो इस तरह की घटनाएं हो सकती है। दूसरा इसका एक तर्क और भी आता है कि भस्म खुद बुध भी है। भस्म जो है, बुध को भस्म भी बोलते हैं, ये भी एक तर्क है। तो सोना लोहा भस्म का यहाँ एक और मतलब निकल सकता है कि ऐसा व्यक्ति बुध और तो मतलब सोना और लोहा दोनों की क्वालिटीज को एक्वायर कर लेगा। भस्म, उसके भस्म बन जाएगा, सोने की भस्म बन जाएगी, लोह की भस्म बन जाएगी, यानी कि वो खुद पिता तुल्य हो जाएगा, वो खुद चाचा तुल्य हो जाएगा। इस तरीके से भी हम इसको ले सकते हैं, उसमें ये क्वालिटीज़ आ जाएंगी। तो ये पूरी दोहे का मैंने आपको जितने भी इंटरप्रिटेशन है ये बताए। आगे मैं बता रहा हूँ, बुध को माना खाली ग्रह है, फांस है वो गजब का। बुध को माना खाली ग्रह है, फांस है वो गजब का, घर 8वें घर शत्रु आवे, फांस बुध का मंदा हो। अब यहाँ पे बात ये की है कि बुध को खाली ग्रह माना है। खाली ग्रह का मतलब क्या है कि बुध एक जैसे बॉल के रूप में, जैसे बॉल अंदर से खाली होती है, एक प्लास्टिक की जो बॉल होती है वो अंदर से खाली होती है, ठोस नहीं होती, वैसे ही बुध को माना है। बुध एक खाली बॉल की तरह है। तो इसके बहुत सारे मतलब है। बुध खाली का मतलब ये है कि जो देखिए, जब
जब कोई आदमी कहीं सीखने जाता है, बुद्ध स्टूडेंट भी है ना, बच्चा भी है, तो सीखने जाता है तो खाली अपने आप को खाली करके जाता है, उसका दिमाग जो होता है एम्प्टी होता है ताकि उसमें ज्ञान भर सके, इसलिए बुद्ध को खाली ग्रह माना है। तो यहाँ पे यही बात लिखी है कि बुद्ध को माना खाली ग्रह है, फांस है वो गजब का। फांस है वो गजब का, फांस क्या, यहाँ पे बड़ा अलग सही शब्द यूज किया, फांस है वो गजब का। फांस तो देखिए, फांसी का फंदा से फांस शब्द आया, और कई बार हम कहते हैं ना कि उसको फंसा लो, ये भी फांस शब्द आया। तो यहाँ फांस है, यानी कि अगर बुध खाना नंबर 2 में हो तो ये बहुत अच्छा फांस होता है। इसका हम ये एग्जैक्ट मतलब ले सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत चतुराई और युक्तिपूर्ण होता है, वो अपना युक्ति से या चतुराई से अपना काम बनाना जानता है, ये फांस है वो गजब का। धन दौलत सबको ही गाले, हीरा जलकर कराई हो, नहीं नहीं, घर 8वें घर शत्रु आवे, फांस बुध का मंदा हो। लेकिन अगर 8th हाउस में शत्रु ग्रह आ जाए तो तो फांस बुध का मंदा हो, यानी कि फिर उसमें वो चतुराई नहीं रहेगी, यानी वो दिमाग से उतना चतुर नहीं रहेगा। बुध चतुराई को इंडिकेट करता है, तो उस हिसाब से ये रहेगा नहीं अगर 8th हाउस के अंदर शत्रु ग्रह। मेनली शत्रु ग्रह में हम यहाँ पे मंगल और केतु ले रहे हैं, बृहस्पति को भी वो शत्रु मानता है, लेकिन बृहस्पति की बात ऊपर हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसलिए यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि सिर्फ मंगल और केतु को लेके ज़्यादा टिप्पणी दी गई है कि अगर बुध खाना नंबर 2 में और मंगल केतु 8वें हो तो ऐसा व्यक्ति में इतनी चतुराई नहीं रहती कि वो अपनी बात मनवा सके, अपनी बात कह सके। आगे चलते हैं। धन दौलत सबको ही गाले, हीरा जलकर कलाई हो, यानी कि अगर खाना नंबर 8 में शत्रु ग्रह है तो धन दौलत भी खत्म हो जाती है, और जो हीरा है वो कलाई में कन्वर्ट हो जाता है। कलाई का मतलब यहाँ जो चूना जब गल जाता है, सफ़ेद चूना जो गल के जो पाउडर बन जाता है उसको कलाई बोलते हैं। तो हीरा जो है वो कलाई की फॉर्म में ले लेता है, यानी हीरे की भी वैल्यू खत्म हो जाती है। पिता मरे औलाद ना आवे, कन्या से भरपूर हो वो, कुटुंब कबीला सहारा पाले, थोड़ा सा मगरूर भी हो। तो खाना नंबर 8 में अगर शत्रु ग्रह है तो पिता को भी बहुत नुकसान होता है, औलाद भी यहाँ पे नहीं प्राप्त होती। औलाद नहीं प्राप्त होने का मतलब पुत्र सुख की बात की गई है, तो पुत्र सुख प्राप्त नहीं होता, और कन्याएं बहुत होती हैं, तो कन्याएं खूब हो जाएंगी परिवार में लेकिन पुत्र कम होंगे। कुटुंब कबीला सारा पाले, यानी कि उसके ऊपर सारे कुटुंब की जिम्मेदारी आ जाएगी, सबको पालने में वो सबको वो पालेगा, ये एक अच्छी बात है। अगर शत्रु ग्रह भी आ जाता है खाना नंबर 8 में तो अब भी वो अपने कुटुंब को सारी जिम्मेदारियों को लेने में वो कोई पीछे नहीं हटता, वो पूरे कुटुंब कबीला सारा पाले, थोड़ा सा मगरूर भी हो। तो वो थोड़ा सा मगरूर का मतलब हो जाता है थोड़ा अहंकार आ जाना, अहम आ जाना, तो अहम आ जाता है उसमें कि मैं ही सबको पाल रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तो इस तरह की स्थिति को भी ये बताता है अगर खाना नंबर 8 में शत्रु ग्रह हो। आगे क्या लिखा है पेज नंबर 134 में, सेकंड पेज आ गया। घर 8वां अगर खाली होवे, राजयोग कहलाता है, बुध गिना लड़की है सबने, अब राजा हो जाता है। यानी अगर खाना नंबर 8 में शत्रु नहीं है और बुध अगर अकेला हो, खासकर खाना नंबर 2 में, तब तो ये बहुत ही राजयोग, मतलब बहुत अच्छी स्थिति को इंडिकेट कर रहा है ना। राजयोग कहलाता है। क्या राजयोग है? बुध गिना लड़की है सबने, अब राजा हो जाता है, यानी कि यहाँ पे उसके पास जो है जो बुध गिरा लड़की है सबने का मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि पंडित जी की जो शाइनेस जो होती है ना एक लड़की में, वो शाइनेस नहीं रहती, आदमी निडर हो जाता है, लड़के की तरह हो जाता है, और वो अब राजा हो जाता है, यानी वो हुक्म चलाने वाला या अपने निर्देश देने वाला, नसीहत देने वाला हो जाता है, अब राजा हो जाता है। रंग सुनहरी कीमत गहरी, खड़ा अंडा दरबार है। ये देखिए यहाँ पे खड़ा अंडा की बात भी यहाँ की है कि रंग सुनहरी कीमत गहरी। रंग सुनहरी का मतलब बृहस्पति के गुण आ जाना, बृहस्पति का सुनहरी रंग आ जाना। कीमत गहरी यानी शुक्र के, यानी कि हीरा जैसा गहरा गुण आ जाना, है ना, और गहरी कीमत हो जाना, बहुत अच्छी स्ट्रांग कीमत हो जाना। तो रंग सुनहरी कीमत गहरी, खड़ा अंदर दरबार, यानी ऐसा आदमी सेल्फ मेड होता है, खड़ा हो जाता है, दोनों नॉलेज होती है उसके बाद, हर तरह की नॉलेज होती है, और वो खड़ा हो जाता है और सेल्फ मेड बनता है। काफिर करे बुध आस्तिक, सहा दे परिवार। काफिर करे बुध आस्तिक, सहा दे परिवार, यानी कि इसके मतलब काफिर का मतलब होता है जो आदमी स्पिरिचुअल माइंडेड नहीं होते, जो नास्तिक टाइप के लोग होते हैं, उनको काफिर का है। और बुध आस्तिक है, लेकिन बुध यहाँ पे आस्तिक है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है आस्तिक नास्तिक के बीच में रहता है, नास्तिक होता है ना नास्तिक होता है, या मन से वो बहुत
आस्तिक होता है, दिखावा करना उसको पसंद नहीं होता। लोग उसको ऐसा लगता है कि वो नास्तिक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो मन से बहुत आस्तिक होता है। सहादेव परिवार, लेकिन वो और परिवार में जो है सहादेव परिवार, यानी बड़े राजा की तरह वो रहता है। शाह का मतलब जो हो गया धन दौलत वाली बात। आगे चलते हैं। हर लंबा अपनी तबीयत को बदलने वाला होगा। राग व जुबान दानी का मालिक, अपनी माता के घर खुद अपने ही तान पर चलता होगा। तो यहाँ पे जो बात लिखी है बुद्ध खाना नंबर 2 में कि वो बहुत वाकपट्टू होता है। जो कलम की नींव जो पहली आशिया लिखी थी उसी की मैं कह रहा हूँ कि बहुत वाकपट्टू होता है। चौंच जो आशिया थी, वाकपट्टू होने के कारण वो अपनी बात को मनवाने में आगे होता है। जो बात उसके पसंद की नहीं होती वो उसमें ना में ना और हाँ में हाँ करने वाला होता है। यानी अपनी बात पे वो राजी होता है, जो उसके फेवर में बात नहीं होती उसमें वो बेराजी होता है। ये इसका मतलब है। राग जुबान का दानी का मालिक, अपनी माता के घर खुद अपने ही तान पर चलता होगा। यानी कि वो अपने माता के घर, यानी अपने माता यानी उसके मदर के घर का मतलब हो गया कि नाना नानी के यहाँ भी उसकी बहुत चलती होगी। ये इसका मतलब है। जिसका बुध ग्रह चाली तबीयत के असूल पर बुरा हो, वो खुद तो किसी तरह से भी सख्त कदमा ना होगा। इसमें एक मगर उसकी अपनी आंखों के सामने बुध का सब जार धन दौलत और अपना ही खानदानी परिवार बहुत कुछ जलता और बर्बाद होगा। वो खुद तो नहीं मरा होगा, मगर लड़कियों की जाति और साथियों की आज हरारी व मौतों से दुखिया और मुर्दे से कम भी ना होगा, मगर हुजूम का मौत में भी जश्न ही रखता होगा। तो इसका ये पूरा जो इतनी लंबी लाइन है उसका ये मतलब है कि पहली बात तो ये है कि अगर बुध बहुत खराब भी है, जैसे ऊपर बताया गया है कि खाना नंबर 8 में अगर शत्रु ग्रह को खराब होता है तो वो खुद के लिए वो कभी खराब नहीं होगा। खुद वो हमेशा स्ट्रांग होगा, लेकिन उसके सामने बहुत नुकसान होता रहेगा। उसके सामने उसके चाहने वाले चले जाएंगे, उसके सामने पैसा चला जाएगा, उसके सामने लड़कियां, घर में लड़कियां बढ़ती चली जाएंगी, औरतें बढ़ती चली, जिसकी जिम्मेदारी उसके सर पे आती चली जाएगी। या उसके सामने उसके चाहने वाले जो है वो बीमारी वगैरह उनको हो जाएगी। तो इस तरह की उसके सामने लोग बर्बाद होते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो खुद कभी खराब नहीं होगा। वो हमेशा खुद जो है ऑलवेज खड़ा होगा या खुद मदद करने की स्थिति में रहेगा। ये बात इसमें है। इतनी लंबी चारी जो लाइन लिखी है उसमें ये लिखा है। और है ना, तो खुद को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है उसके परिवार को, जिससे वो दुखी होता रहेगा, उसके सामने उसको दुख देखने को मिलेगा। बहरहाल धन दौलत के लिए उम्दा, मगर खुद पिता की उम्र के लिए मंदा होगा। अगर पिता होगा तो पिता के हाथों से धन दौलत का असर मंदा ही होगा, मगर वो खुद किसी भी हालत में दिमागी खराबियों का शिकार ना होगा। तो वही फिर वापस कि सेकेंड हाउस का जो बुध है ये पिता के लिए सही नहीं होता। कई बार वर्षफल में भी देखने में आया है कि जब भी दूसरे घर में बुध आता है वर्षफल में, तब भी पिता की तबीयत खराब होती है या पिता से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये कई बार पिता को हार्ट अटैक वगैरह भी हो जाता है, यहाँ तक भी देखने में आया। या दिल खराब हो जाना। हार्ट अटैक होने का मतलब ये नहीं कि हार्ट अटैक से मृत्यु, मतलब इलाज होना या कुछ भी होना, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती है। तो पिता के लिए, पिता की उम्र के लिए सेकेंड हाउस का बुध ठीक नहीं है, और पिता की धन दौलत के लिए भी सेकेंड हाउस का बुध ठीक नहीं है। यानी पिता के हाथ से धन दौलत का नुकसान होना, यानी पिता के संपत्ति का नुकसान होना, ये भी इसमें इंडिकेट करता है। मगर ये खुद दिमागी खराबियों का शिकार ना होगा, यानी कि खुद वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि वो दो गुरुओं के बीच में बैठा हुआ है। बृहस्पति और शुक्र का वो घर है सेकेंड हाउस। तो यहाँ पे वो खुद अपने पिता के लिए बहुत अच्छा, तो पिता के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये सेकेंड हाउस का जो बुध है वो पिता के लिए अच्छा नहीं है। फिर भी अगर होगा तो लड़कियों की सेवा से कल्याण होगा। तो इसमें लास्ट में एक उपाय बताया कि सेकेंड हाउस के बुध का जो उपाय है वो लड़कियों की सेवा है। लड़कियों की सेवा करनी चाहिए, कंजक पूजन करना चाहिए हर नवरात्रों में, या वैसे भी कोई भी देवी की जब आराधना करते हैं तो उसमें भी कंजक पूजन जरूर करें। तो इससे दूसरे घर का जो बुध है ये अच्छा हो जाएगा। ये इसमें क्लियर कट उपाय बताया गया है। तो यहाँ पे अपना 1941 में खाना नंबर 2 बुध यहाँ पे आज समाप्त होता है, और अगले वीडियो में मैं खाना नंबर 3 बुध का बारे में व्याख्यान दूंगा, चर्चा दूंगा। और धन्यवाद। ये जो लाल किताब 1941 पे जो मैं कमेंट्री दे रहा हूँ, उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत ही पसंद आ रहे होंगे।
ये एक ओरिजिनल ऑथेंटिक कमेंट्रीज हैं, और जो भी लाल किताब सीखना चाहता है उनके लिए बेसिक्स हैं, उनको ये समझ में आएगा कि कैसे ओरिजिनल लाल किताब को हम इंटरप्रिटेट कर सकें। तो आप इस चैनल को, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसमें जो बेल का आइकन होता है उसको आप प्रेस करें, कमेंट दें। आप कमेंट बहुत ज़रूरी है, कमेंट देने से एक टू वे हमें कम्युनिकेशन का पता चलता है कि आपको ये पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई आपका सुझाव हो, आइडिया हो, वो आप दें ताकि हम उसको इंक्लूड कर सकें और इसको बेटर कर सकें। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया हो, तो वो आप दें तो मैं उसको आगे नई वीडियोस में एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसको और बेहतर करने के लिए आप जो भी आप मेरे को सजेशंस देंगे वो मैं ज़रूर उसको फॉलो करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो जिज्ञासु लोग हैं उसमें ये फैले, इसलिए आप लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लाल किताब सीखना चाहते हैं या जो ज्योतिष की बेसिक नॉलेज को समझना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपने ग्रुप्स में, फेसबुक में, आपके जो भी सोशल हैंडल्स हैं वहाँ पे आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु लोगों के पास ये ओरिजिनल जो ऑथेंटिक कमेंट्रीज है वो पहुँच पाए। नमस्कार, जय हिंद।